समझो चलो। क्लास नंबर 41 हमारी भूगोली क्वेश्चन नंबर भूगोली क्लास नंबर 41। ठीक, आज भी क्वेश्चन दूंगा मैं इसका और बताऊंगा उसका उत्तर कैसे चलेगा। ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। हमने ये समझ लिया कि भारत के अंदर मानसून क्या हो, मानसून की उत्पत्ति कैसे हो, ऐसा समझो मानसून क्या हो, भारत में वर्षा किन किन कारणों से, अलग नहीं पढ़ेंगे। लास्ट में मुझे बता दो, लास्ट वाली क्लास में क्या लिखवा रहा है, अभी कॉपी में देख लो एक बार क्या पढ़ा है। ये पढ़ाया था मानसून शब्द की उत्पत्ति, ये तो पढ़ाया और कुछ तो नहीं पढ़ाया। ठीक, तो आज हम क्या पढ़ने वाले, आज हम समझने वाले हैं क्या समझने वाले। उत्तरी पूर्वी मानसून पढ़ लिया हमने, दक्षिणी पश्चिमी मानसून पढ़ लिया हमने। देखो लास्ट वाली क्लास में क्या क्या पढ़ा, देखो एक बार चेक करो तो देख लो। लास्ट वाली क्लास में मानसून शब्द समझ लिया था। एक मानसून शब्द एक प्रकार का अरबी शब्द अरबी और जिसका अर्थ है मौसम। ये तो हो, इसका मतलब हो हवाओं का मिजाज। तो भारत के अंदर ना दो प्रकार की मानसूनी हवाएं पाई जाती है। भारत के अंदर दो प्रकार की मानसूनी पवनें पाई जाती है या हवाएं पाई जाती है। तो आज हमें यही समझने वाले कि भारत के अंदर कौन कौन सी मानसूनी पवनें पाई जाती है, कौन कौन सी पवनें पाई जाती है। पवनें क्या है तो हवाएं क्या है, दो प्रकार की मानसूनी पवनें पाई जाती है भारत के अंदर। कितनी मानसूनी पवनें, दो। एक को बोलते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून या मानसून पवनें कह दो या हवा कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले नंबर पर भारत के अंदर दो प्रकार की मानसूनी हवाएं पाई जाती है या पवनें पाई जाती है। नंबर एक उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें और दूसरे नंबर पर पाई जाएगी दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें, मानसूनी पवनें। अब थोड़ी थोड़ी लाइन के बारे में लिखेंगे, अभी लिखेंगे हम मानसूनी हवाएं भारत के अंदर ना। ये भारत आपका, भारत के अंदर कितने प्रकार की मानसूनी पवनें पाई जाएगी, दो प्रकार की। एक उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें, दूसरी दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें। और जो उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें होगी, एक बार से समझ लो कहाँ कहाँ उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें होंगी, समझ लो ध्यान से अच्छे तरीके से। देखो इस तरह का अगर हमने ये दिशा बनाई, ट्रैक्शन बनाई, इस तरह की दिशा बनाई है। ऊपर उत्तर होगा हमारा, उत्तर एन का मतलब नॉर्थ उत्तर होगा। नीचे हमारा साउथ हो जाएगा दक्षिण, इधर हमारा वेस्ट होगा पश्चिम, इधर हमारा होगा ईस्ट पूर्व होगा। तो ये वाली जो दिशा होगी, ये वाली दिशा, इस दिशा को हम उत्तर पूर्व कहते हैं ना, कहते हैं इस दिशा बोलते हैं उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। तो ये बताओ उत्तर, यहाँ क्या लिखा हुआ, उत्तर पूर्व मानसूनी पवनें, यानी इस दिशा से आती होगी। जिस दिशा से पवनें आती होगी ना, उस दिशा के नाम पर नाम रखा जा। जहाँ जारी वहां नहीं रखा जाता, और जारी इधर, तो ये समझ जाओ जहां से आगे ना उनके नाम पर पवनों का नाम रखा जा। तो उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें, बात समझ में आई, उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें। तो भारत के अंदर ना यहाँ स्थल खंडों पर, यहाँ स्थल खंड, नीचे यहाँ कोई समुद्र यहाँ सी, नीचे समुद्र, बंगाली की खाड़ी, इधर अरब सागर, नीचे हिंद महासागर। तो इधर से उत्तर यहाँ देखिए ये पवनें चल रही ना, इन हम उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें बोलते हैं। उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें जो रूस के साइबेरिया नक्षत्र से आती है लगभग। कहाँ से, रूस के कौन सी पवनें, उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें। आज पवनें का मतलब हवाएं होंगी। पता कैसी हवाएं होंगी, स्थल खंडों से बहकर आ रही। तो जो हवाएं या पवनें स्थल खंडों से बहकर आती है ना, उनके पास तो नमी नहीं होती, आर्द्रता ही नहीं होती। क्यों, बहुत कम मात्रा में, क्योंकि स्थल खंडों के पास जल थोड़ा ही हो सकता कहीं झील हो, वहां से नमी चुरा ली हो, आए समझ फिर आगे बढ़ेगी। हो सकता है कहीं थोड़ा सा समुद्र आया हो, रास्ते वहां से नमी चुरा ली हो तो आगे बढ़ेगी हो। तो भारत के अंदर ना इस तरह उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें पाई जाती है। उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें, ये उत्तरी पूर्वी जो मानसूनी पवनें है ना, जो हिमालय के पार से, रूस के साइबेरिया नक्षत्र से बहकर आती है, उनके पास नमी बहुत कम मात्रा में होती है। और जो भी होती है ना, वो हिमालय से टकराकर उसके क्षेत्र में, उसके उत्तर, हिमालय के उत्तर के क्षेत्र में घना घोर वर्षा कर देती है। और हमारे यहाँ तो यहाँ तक पहुंच भी नहीं पाती है, आए समझ। और यहाँ ना शीतकाल के दौरान ये ठंडी ठंडी महसूस होती है, समझ में आई बात। शीतकाल के दौरान उत्तरी पूर्वी जो मानसूनी पवनें ना, इस क्षेत्र में वर्षा नहीं करा पाती, शीतलहर का कारण बन जाती है इस क्षेत्र में। आज दिल्ली हुआ, पंजाब, पूरे उत्तर भारत में तहलका मचाती है। इन्हें हम शीतलहर के नाम से जानते हैं। ये उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें। तो भारत में कितने प्रकार की मानसूनी पवनें जाए, दो। और ये नीचे कौन सी, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें। ये खतरनाक हो, यही भारत में ये ना जो उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें, ये कहीं भी वर्षा नहीं करती, भारत के अंदर कहीं भी वर्षा नहीं करती। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर छोड़ दो, देखो यहाँ से आगे कोई वर्षा नहीं करी, यहाँ आगे कोई वर्षा नहीं करी, यहाँ आगे कोई वर्षा नहीं करी। लेकिन जब यहाँ से चलेगी ना और बंगाली खाड़ी के पास से गुजरेगी, तो यहाँ देखो पानी आया, और पानी यहाँ वाष्पीकरण होगा, और जैसे वाष्पीकरण होगा थोड़ी सी नमी चुरा लगा, और यहाँ धीरे धीरे चलेगी, पानी को लेकर चलेगी और इस तट से टकराएगी। ये तमिलनाडु पूरा का पूरा, उसके अंदर जो तट है ना, इसे हम कोरोमंडल तट कहते हैं। और तमिलनाडु के कोरोमंडल तट
तट से टकराती है और यही घना घोर वर्षा कर देती है। सर्दियों में बस यही वर्षा होती है और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के और इनके मैदानी भागों में वर्षा होती है। बस दो ही जगह वर्षा हो सर्दियों में। लेकिन ये जो वर्षा हुई ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुई। और यहाँ जो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर जो वर्षा हो रही है उनका कारण उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें जो कि बंगाली खाड़ी से नमी चुरा लेती है और यहाँ टकराकर घना घोर वर्षा करती है। ये उत्तराखंड पीसीएस के अंदर डायरेक्ट सवाल पूछा हुआ इन सब चीजों का। समझ, पीसीएस के अंदर डायरेक्ट सवाल पूछा हुआ और लिखना पड़ता 40 शब्दों में लिखा, कभी कभी 60 शब्दों में लिखना पड़ा। न्यूनतम घर पेपर में कितने नंबर का पूछा, कभी 20 शब्दों का भी लिखना पड़ा और कभी कभी 150 शब्दों का भी लिखना पड़ा। समझ में आया बात है? तो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर करते उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें समझ में आई, जो उत्तर की तरफ से आ रही हो और पूर्व की तरफ से आ रही हो। देखो उत्तर की तरफ से और पूर्व की तरफ से ऐसी पवनों को बोलते हैं उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें। इनके अंदर ना नमी बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। क्या तो उन्होंने नमी किसी झील से चुराई होगी, हो सकता है चाइना में कोई झील मिल गई हो, वहां से नमी चुरा ली ना। ऐसा माना जाता है वे ना आर्द्रता रहित होती है पवनें, उनके अंदर नमी नहीं होती। ऐसा समझ मत, जो स्थल खंडों से बहकर आती है। क्यों आ गई? क्योंकि यहाँ तो स्थल खंड, तो स्थल खंड के अंदर जो पानी होगा उसका वेपराइजेशन नहीं होगा, उसका वाष्पीकरण नहीं होगा। जब वाष्पीकरण नहीं होगा तो वो नमी चुरा नहीं सकती और आगे नहीं बढ़ सकती। इतनी बात बता दो, समझ में ही नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक। और ये बस ये पवनें यहाँ टकराती है और तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा करती है और पूरे भारत में कहीं भी वर्षा नहीं करती है। बात समझ में आई? ये थी उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें। अब थोड़ा दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें के बारे में जान लो, 1 मिनट। समझ में? क्या उत्तरी पूर्वी पवनें, उत्तरी पूर्वी जो मानसूनी पवनें क्या भारत में वर्षा कारण बनती है? नहीं बनती। कहाँ वर्षा करती है? केवल तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा करती है। क्या पूरे भारत में कहीं वर्षा? समझ में आई बात? या तो उत्तरी पूर्वी जो मानसूनी पवनें नहीं, उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें जो तमिलनाडु के केवल कोरोमंडल तट पर वर्षा करती है। समझ आई? पूरे भारत में कहीं भी वर्षा नहीं कर पाती। इसका कारण ये है क्योंकि जो हवाएं ने जो पवनें स्थल खंड से बहकर आती है उनके पास नमी की बहुत कम मात्रा होती है। क्या तो उन्होंने नमी कहीं से चुराई होगी? ऐसे वास्तव रूप में उनके पास नमी की मात्रा होती है नहीं। क्यों नहीं होती? क्योंकि स्थल खंड से बहकर आती है। तो स्थल खंड से चलने वाली जो पवनें हो ना उनके पास नमी की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। जैसे उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें ना, इनके पास कोई नमी नहीं होती। तो नमी नहीं होती, क्या तो नमी किसी झील से चुराती है या किसी हो सकती है यहाँ से, देखो यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी बह रही, वहां से थोड़ी सी नमी चुरा ली हो। समझ ये बात? क्योंकि पानी का वेपराइजेशन हो तो पानी का जब वेपराइजेशन होगा तो उसके फिर बादल बन जाएंगे और वे बादल ने धीरे धीरे हाइड्रोजन के बादल धीरे और यहाँ टकराएंगे। हाइड्रोजन के बादल जहाँ भी उन्हें ऊंचा स्थान मिलेगा और टकरा के उसके लगभग 100-150 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र में वर्षा कर देंगे। ऐसा वर्षा होती है तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर। किसके कारण? उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनों के कारण। उत्तरी पूर्वी मानसूनी जो पवनें होती है ना, भारत के ना अधिकांश क्षेत्र में अपना प्रभाव नहीं दिखा पाती। क्यों? कारण यही है, उनके पास नमी की मात्रा ही नहीं होती। समझ आई बात? तो बताओ ये अपना प्रभाव केवल कहाँ दिखाती है भारत के अंदर? केवल तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर। ये वाला जो क्षेत्र है ना पूरा का पूरा, बस यहाँ शीत लहर के रूप में दिखाई देती है, वो भी सर्दियों के मौसम में। सर्दियों के मौसम में अगर कहीं पूरे भारत में वर्षा हो ना, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर हो। अगर मैं ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे गए, उत्तरी पूर्वी जो मानसूनी पवनें ना वे केवल जम्मू कश्मीर में वर्षा नहीं करने की, हिमाचल प्रदेश में वर्षा नहीं करने की, नहीं, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा करेगी। गर्मियों में नहीं, केवल सर्दियों में वर्षा करेगी। बात समझ में आई? ठीक। तो सर्दियों में भारत के अंदर 2 जगह वर्षा होगी। एक तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर भारत के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब यहाँ छुटपुट वर्षा होगी। समझ में आई बात है? वो जो वर्षा होगी उसका कारण होगा पश्चिमी जेठ धारा, ये हम पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जानते हैं, जो ना भूमध्य सागर से उठकाता विक्षोभ। उसके अंदर बहुत नमी की बहुत खतरनाक मात्रा होती है और वो भी नमी पता कहाँ से चुराता? काला सागर तक, कैस्पियन सागर तक। वहाँ झील है काला सागर, कैस्पियन सागर, वहां से नमी चुरागा और यहाँ हिंदुकुश पर्वत के पास पहुंचेगा और उसकी शाखा 2 भागों में चली जाएगी। एक भाग उत्तर में चले, एक धारा उत्तर में, एक धारा नीचे चली जाएगी। ये धारा जो नाम दे रहे हैं ना, इनके अंदर नमी बड़ी मात्रा में, इस क्षेत्र में तो घना घोर वर्षा करेगी। कभी कभी तो इतनी वर्षा करती है कि हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड के उत्तरी भाग में और लद्दाख में और जम्मू कश्मीर में हिमपात के रूप में वर्षा हो, हिमकणों के रूप में। ऐसे जो कहते हैं बर्फ पड़ रही, ऐसे दिखाई देगा। और इतने भी खतरनाक हुए यहाँ ना, कभी कभी तो अगर इसके अंदर मानसूनी ये जो पश्चिमी विक्षोभ जब खतरनाक हो तो उत्तरी यहाँ पूर्वी बिहार तक चला जाए, इसका असर पूर्वी बिहार तक भी दिखाई देगा। इतना भी खतरनाक हो कभी कभी तो निर्भर करता मानसून के अंदर कितनी नमी मौजूद है, उन मानसूनी पवनों के अंदर, मानसूनी हवाओं के अंदर कितनी नमी मौजूद है। जितनी नमी मौजूद होगी ना, इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा होगा। समझ में आया बात? या और जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाएगा ना, ऐसा माना जाता है मानसूनी पवनें जैसे जैसे आगे बढ़ती चली जाती है ना, उनके अंदर आर्द्रता धीरे धीरे घटने लगती है। तो आर्द्रता धीरे धीरे यानी नमी उनके लिए घटने लगती है। अभी दोनों के अंदर सुना जाएगा, मैं लिखवाऊंगा नहीं, वीडियो से लिख लेना, समय बच जाएगा। समझ में आया? बस मैं सुन लूंगा, इससे बढ़िया तो मैं सुन लूंगा, उससे याद हो जाएगा तुम्हारे।
तो बताओ दक्षिण, अभी तो मैंने उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें समझाई। तो भारत के अंदर ना दो प्रकार की मानसूनी पवनें पाई जाती है। पवनें मतलब हवाएं। नंबर फर्स्ट उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें। उत्तरी पूर्वी वो वाला क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पूर्वी, उत्तरम और उत्तरम एक तो, और एक पूर्व की तरफ, ऐसे देखो यहाँ आ रही, मैं आ रही, जहां से आती है वहां का नाम रखा जाए, वहां उसके नाम पर नाम रखा जा, इसलिए मैंने नाम रखा है उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें। अब दक्षिणी पश्चिमी जो पवनें हो ना, दक्षिणी पश्चिमी पवनें ये कहाँ हो समझ लो, नीचे होगी और इधर होगी, क्योंकि देखो यार दक्षिण में तो यही है और पश्चिम इधर है, तो दक्षिण जो इधर से जागे ना पवने, उन पवनों को बोल लेंगे दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने। पश्चिम दक्षिण नहीं बोल सकते, दक्षिणी पश्चिमी बोल लेंगे, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने। अब ये देखो ये जो पवने है ना दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने, जो हमारा अरब सागर हो ना, अरब सागर की खाड़ी से ना जो मानसूनी पवनें में उठती है, समझ में आई बात है। इसका कारण क्या हुआ बताऊंगा अभी, समझ में आई बात है। अरब सागरी खाड़ी से मानसूनी पवनें उठती है और यहाँ ना इसके केरल के मालाबार तट पर 1 जून के आसपास प्रवेश कर जाती है, और 1 जून से लेकर ना लगभग धीरे धीरे जुलाई के महीने तक यहाँ उत्तराखंड तक पहुंच जाती है, और पूरे भारत में लगभग घनाघोर वर्षा करती है, लगभग जुलाई के महीने तक, जुलाई के महीने तक लगभग उत्तर भारत में ना, पूरे उत्तर भारत में ये दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी जो पवने, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने, यही पूरे भारत में 90% वर्षा का कारण बनती है। अगर पूरे भारत में 90% जो वर्षा हो रही है उसका कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने है। यानी जो उत्तरी पूर्वी मानसून है ना वो भारत में ज्यादा प्रभावी नहीं होता, भारत के अंदर 90% वर्षा का कारण ये दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने हो, याद रखना। इसलिए हम दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने या उनकी खाड़ी से उठने वाले मानसून को हम अलग से अध्ययन करेंगे। अभी हमने केवल पवनों के बारे में जाना, समझ में ये बात यार। इसलिए मैंने कहा बहुत जटिल चैप्टर, किताबों से पढ़ोगे बर्बाद हो जाओगे। टीचर इसलिए ही दुनिया में आए ताकि इतनी बड़ी चीज को इतना छोटा करके समझा जा सके, और परीक्षा के लिहाज से केवल इतना ही महत्वपूर्ण, इतना ही समझा जा सके। समझ में आया बात यार। तो बताओ उत्तरी पूर्वी मानसूनी जो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने ना, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने ये 1 जून से लेकर लगभग सितंबर तक, सितंबर लौट भी जाए तो वापस लौट जा सितंबर में, एक तो टकरागा यहाँ हिमालय पर्वत से टकरागा ये मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी जो पवनें होती है अरब सागर की खाड़ी से उठती है, जैसे यहाँ की जमीन धधकने लगती है ना, पानी तो यहाँ का पानी का वेपराइजेशन हो जा, वाष्पीकरण हो जा, और पानी जब वाष्प बन के ऊपर उड़ेगा ना तो फिर धीरे धीरे ना वो ऐसे चलना स्टार्ट कर देगा, और ऐसे चल रहा क्यों, क्योंकि पवने से इधर खींच के लेके चली जाएगी। जब खींच के लेके जाएगी यहाँ बीच में अरावली पर्वत भी पड़ेगा, पूरे भारत में जैसे जैसे चलता रहेगा ना टकराता रहेगा, छोटी छोटी पहाड़ियों से टकराता, रास्ते बहुत पहाड़ियाँ मिलेगी छोटी छोटी, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, विंध्याचल की पहाड़ियाँ, सतमाला की पहाड़ियाँ, यहाँ पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ, बढ़ता रहेगा धीरे धीरे, और जब तक यहाँ तक पहुंचेगा ना बहुत कमजोर हो चुका हो। कभी कभी तो ऐसा भी देखा जा हरिद्वार के अंदर वर्षा के मौसम में बहुत ही कम वर्षा हुई, क्यों, क्योंकि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो मानसून बहुत कमजोर हो चुका हो। समझ में आई बात। या जब हमारे यहाँ जून में केदारनाथ में बाढ़ आई थी ना तो मानसून बहुत खतरनाक था, वो यहाँ अरब सागर की खाड़ी तोड़ने वाला जो मानसून था ना, बड़ा घना घोर मानसून था, भयंकर तरीके वाली वर्षा करती सुना, क्योंकि इसके पास नमी बहुत थी उस टाइम पर, और नमी बहुत थी तो यहाँ पानी लेकर बहुत आया था, और फिर तक बरसा, फिर सारा टकरा कर वहीं का वहीं बरसा, बड़े बड़े बादल फटे, फिर केदारनाथ के अंदर बाढ़ आई। समझ में आए बात है सारा का सारा, क्योंकि नमी बहुत थी उस टाइम पर, फिर कहीं बरसा का भी तो वो टकराने के बाद तो वहाँ बरसात घना घोर का तरीके तो फिर सारी नदियाँ उफान में बढ़ गई सब तेजी के साथ। आया समझ में। कुछ दूसरे कारण दिया, एक कारण ये भी है क्योंकि जो मानसून था ना अरब सागरी खाड़ी से उठने वाला मानसून था वो ज़्यादा एक्टिव था, उसके अंदर ज़्यादा मात्रा में आर्द्रता थी, जब 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 मात्रा में आर्द्रता होगी तो फिर मानसून चलेगा, मानसून की पवनें चलेगी और टक बादल के रूप में चलेगी और धीरे आगे बढ़ेगी, और तुम ना जब बरसात का मौसम हो, जब सावन का महीना हो, तुम जाते जाते बादल को देख भी सकते हो, वे मानसूनी पवने ब्लैक कलर के दिखाई देंगे तुम्हें। आया समझ में। ऐसे लगा काला काला धुआं छा रहा हो तो उसके बाद टकरागा, और टकराने के बाद इस क्षेत्र में घना घोर वर्षा कर देगा ऐसा करके। तो पूरे भारत में अगर कोई मानसून सबसे ज्यादा प्रभावी हो ना वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून हो, जैसे हम दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने कह सकते हैं जो ऊपर चलती है। बात बताओ समझ में ही नहीं है। ठीक, अब लिखना कैसा, अब लिखने की कलाकारी। पेपर में कैसा सवाल पूछेगा, भारत में कितने प्रकार की मानसूनी पवनें पाई जाती है, ठीक, इनका वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन है एक प्रकार लिखना तुम केवल 100 शब्दों में। तो कैसे लिखना लिखोगे, भारत में कितने प्रकार की मानसूनी पवनें पाई जाती है, या कितने प्रकार की मानसूनी हवाएं पाई जाती है। समझ में आया बात। या तो भारत में अंदर ना 2 प्रकार की मानसूनी पवनें या 2 प्रकार की मानसूनी हवाएं पाई जाती है। नंबर 1 हेडिंग बनाने वाले उत्तरी पूर्वी मानसून, और उसके अंदर ये लिखने वाले और यही तुम मुझे बताने वाले। ठीक, समझ में आया बात। या भारत के अंदर 2 प्रकार की मानसूनी पवनें पाई जाती है। नंबर 1 उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें, नंबर 2 दक्षिणी पश्चिमी मानसून। इतना क्यों मुस्कुरा, अच्छा लग रहा है क्या, अच्छा लग रहा है, अच्छा फिर तो ठीक नहीं। मुस्कुराने 2 कारण हो, पूछ पता ना कौन सा कारण हो, पता नहीं सच में नहीं पता कौन सा कारण हो, मुझे भी नहीं पता कौन सा कारण। ऐसा मुस्कुराना चाहिए, पूछो क्यों, आधी टेंशन दूर हो जाए। सच में
क्या पता बेचारी टेंशन ही दूर कर रही हो अपनी। ऐसा भी कुछ नहीं है, बस वैसे ही जी मिजाज। कल मेरे को उपन्यास पढ़ रहा था है। ओह थैंक यू। उत्तरी पूर्वी जो मानसूनी पवने हो और जो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने हो, जो उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवने हो ना, उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवने हेडिंग बनाएंगे उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवने, उसके अंदर ये बातें लिखेंगे जो मैं बोलने वाला हूँ, क्योंकि मेंस में लिखना पड़ेगा, तो मैं क्वेश्चन में भी लिखवाऊंगा, डोंट वरी। ठीक, तो इसका उत्तर ऐसे चलेगा जैसे बता रहा हूँ मैं हेडिंग बनाऊंगा उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवने, पहले ये डायग्राम बना के बैठ जाऊंगा, उसके बाद ये उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवने, तो लिखूंगा भारत के उत्तर में रूस के साइबेरियन नक्षत्र से, भारत के उत्तर में ऐसा समझ, भारत के उत्तर में या चाइना के उत्तरी या रूस के साइबेरियन क्षेत्र से हेडिंग बनाऊंगा उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन, उसके अंदर रूस के पूर्वी साइबेरियन क्षेत्र से, पूर्वी साइबेरियन क्षेत्र से कुछ पवनें चलती हैं, रूस के पूर्वी साइबेरियन क्षेत्र से कुछ पवनें चलती हैं, ठीक, जो आर्द्रता युक्त होती हैं, आर्द्रता रहित होती है, रहित आर्द्रता नहीं होती उनके अंदर, रहित सहित नहीं है, रहित आर्द्रता रहित होती है, और ये पवनें धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ती है, और इन पवनों में नमी, जब वही बात मैंने आर्द्रता रहित मैंने पहले बोल दिया ना, अगर फिर लिखने की जरूरत नहीं है सर, ये पवनें धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ती है, और ये पवनें धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ती है, क्योंकि इन पवनों के पास नमी नहीं होती है, इसलिए पूरे ये धीरे धीरे जब आगे की ओर बढ़ती है तो इन पवनों को उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें कहते हैं। सुन लो, इन पवनों को उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें कहते हैं। ये पवनें जब हिमालय पर्वत से टकराती है तो उसके उत्तर वाले भाग में वर्षा कर देती है। जैसे ही भारत के उपमहाद्वीप में पहुंचती है तो ये पवनें कमजोर, इन पवनों से बनने वाला मानसून कमजोर हो जाता है, अपनी लैंग्वेज में जो चाहा वो, जहाँ तक अब मैं दूसरी बार बोल रहा हूँ कुछ और लिखूंगे, समझ में आई बात है। तो इन पवनों से बनने वाला मानसून बहुत कमजोर हो जाता है, अतः ये पूरे भारत के अंदर इतना प्रभाव नहीं दिखा पाती है, समझ में आ बात है। लेकिन ये पवनें जब पूर्वी भारत की तरफ, ये पवनें जब पूर्वी भारत की तरफ पश्चिम बांग्लादेश के अंदर बंगाल की खाड़ी से गुजरती है तो ये नमी चुरा लेती है। उसके पश्चात ये जब पवनें जब आगे की ओर बढ़ती है तो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर टकराती है, और तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर सर्दियों में वर्षा करती है, सर्दियों में केवल, समझ में एक बात है, शीतकालीन मौसम में वर्षा करती है। इतनी बात बता दो, समझ में आई नहीं? ठीक, अब तुम अपनी लैंग्वेज में बोल लोगे इस बात को पलट कर, समझ में आया बात? या एक बार में इसी बात को और रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि फिर तुम्हारा नंबर पे तुमसे पूछूंगा क्या बताया। ठीक है, सबसे पहले सिमरन का नंबर आएगा, ठीक, राजी के साथ बन जाइए। उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें, उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें रूस के पूर्वी साइबेरियन क्षेत्र से बहकर आती है। लिख दोगे, रूस के पूर्वी साइबेरियन क्षेत्र से बहकर आती है। ये पवनें आर्द्रता रहित होती है, ये पवनें आर्द्रता रहित होती है, ये पवनें केवल शीत ऋतु में ही चलती है। बोलो, भारत के उत्तर में हिमालय से टकराकर ये वर्षाएं कर देती हैं, और जब ये भारत के उपमहाद्वीप में पहुंचती है तो ये अपना प्रभाव नहीं दिखा पाती है, अर्थात ये उत्तर भारत के मैदान में या लगभग पूरे भारत में शीत लहर के रूप में दिखाई पड़ती है। समझ में आई बात? ये पवनें जब हिमालय से टकराती है तो हिमालय के उत्तर वाले भाग में वर्षा कर देती है, और जब ये पवनें भारत के उपमहाद्वीप में पहुंचती हैं तो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाती हैं। आया समझ में? केवल भारत के अंदर ये मैदानी क्षेत्रों में शीत लहर के रूप में दिखाई पड़ती है। जैसे दिल्ली का तापमान, जैसे मैं लिख देगा ना, जैसे दिल्ली का तापमान सर्दियों में 4 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, और वहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। ये उत्तर में साइड में लिख देगा, इससे समझ में आया बात? या सोचो कब पता है, सब पता है, समझ में आया बात? परंतु जब ये पवनें पूर्वी भारत के राज्यों के ऊपर से होकर गुजरती है तो बंगाल की खाड़ी से नमी चुरा लेती है, और ये आगे की ओर बढ़ने पर तमिलनाडु के कोरोमंडल तट से टकराकर तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर ही घनाघोर वर्षा करती हैं। समझे? तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर ही घनाघोर वर्षा करती हैं। ओके, इतना लिखना उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनों के बारे में, जो सिमरन बताएगी तुमको। बताओ, और सोच रही है मास्टर में पीछे पड़ेगा नीचे दक्षिण हमारा, इधर पश्चिम, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी, इनके अंदर हवाएं होंगी, आर्द्रता युक्त होगी, कुछ तो आर्द्रता होगी, पवनें। ठीक, ग्रीष्म ऋतु में ना अरब सागर, पहले मैं साधारण भाषा में समझाऊंगा फिर लिखने का तरीका बताऊं। ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा, जो अरब सागर होगा
अरब सागर के अंदर से जमीन न धधकने लगती है। कैसे लगती है? धधकने, ग्रीष्म ऋतु में। और ग्रीष्म ऋतु कब पड़ती है? यहाँ हमारे यहाँ ना जून के महीने में ग्रीष्म ऋतु आ जाती है। 21 जून को सूर्य की किरणें इस पर ना कर्क रेखा पर लगातार खड़ी पड़ती है। जो व्यक्ति भारत के अंदर खड़ा होगा ना उसकी परछाई बहुत छोटी हो जाएगी, इतनी सी। आज इससे पता चला भारत के अंदर गर्मी आ चुकी है, तकड़े वाली गर्मी आ चुकी। सूर्य टट्टरी पे चमकता होगा, उसकी परछाई पूरी तरह गायब हो जा, इतनी सी परछाई दिखाई देगी उसकी, ऐसे समझ में। और सर्दियों में सूर्य इधर कहीं तो निकल रहा है, लंबे लंबे दिखाई दे रहे परछाई भी, ऐसे समझ में, ऐसे दिखाई दे रहे श्रावण। तो यहाँ क्या होगा? सर्दियों के गर्मियों के मौसम में, ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा? यहाँ जो अरब सागर होगा ना, अरब सागर तक ये जो पवन है ना ऐसा उत्तर की ओर चल देगी। और भारत सबसे पहले ने पहले से ऐसे पूरा पढ़ेंगे इस मानसून को। ये पवने ग्रीष्म काल में पवने, ये जो पवने होंगी आर्द्रता युक्त होगी और सबसे ज्यादा नमी होगी इनके पास। पूरे भारत में ना वर्षा का जो कारण बनती है ये दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनी बनती है। पूरे भारत के अंदर 90% जो वर्षा होती है पूरे भारत में, उसका कारण ये दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनी बनती है। और इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, इसे मैं तमीज से स्टडी कराऊंगा। अभी केवल पवनों के बारे में बता रहा हूँ, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने। तो दक्षिणी पश्चिमी में जो मानसूनी पवने, ये अरब सागर की खाड़ी तो उठने वाला एक प्रकार का मानसून हो, आर्द्रता रहित नहीं होता, आर्द्रता युक्त हो। आया समझ में? अत्यधिक आर्द्रता युक्त हो। कभी कभी तो इतनी आर्द्रता हो इसके अंदर कि जैसे जैसे टकरागा ना पश्चिम बंगाल, बिहार, यहाँ तक असर दिखाई दे इसका। लेकिन इसका असर न तमिलनाडु के अंदर तो ये हमारा कोरोमंडल तट हुआ, आंध्र तट हुआ, उड़ीसा तट हुआ, यहाँ इसका असर कम दिखाई दे। समझ में आई बात है? यहाँ उड़ीसा तट हुआ, आंध्र तट हुआ और तमिलनाडु का तट हुआ, इसके पास जो ये वाला मानसून हो, यहाँ इसका असर बहुत कम दिखाई दे, यहाँ इसका असर नहीं हो पाता। समझ में आया बात? लेकिन जो पूरे भारत में सर्वाधिक जो वर्षा का कारण बनता है यही वाला मानसून हो, यही मानसून हो दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून ना पूरे भारत के अंदर सर्वाधिक मात्रा में वर्षा का कारण बनता है। इसे हम समझेंगे। अब लिखेंगे कैसे वो भी समझ लो कि लिखेंगे कैसे। समझ में आया बात? ठीक। देखो जो हवाएं, देखो हेडिंग बनाऊंगा मैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून। जो हवाएं भारत में अरब सागर की खाड़ी से उठकर ग्रीष्म काल, जो हवाएं ग्रीष्म काल में या ग्रीष्म ऋतु बोलेंगे ज्यादा सही रहेगा। वे उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवने केवल शीत ऋतु में एक्टिव होगी। जो पवने ग्रीष्म काल में अरब सागर की खाड़ी से उठकर उत्तर भारत की तरफ चलती है, उत्तर भारत नहीं है पूरा का पूरा कि भारत की तरफ चलती है, उन पवनों को दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने कहते हैं। इन पवनों को दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने कहते हैं। पूरे भारत में ये पवने अत्यधिक आर्द्रता युक्त होती हैं। ये पूरे भारत में केवल 90% वर्षा का कारण यही पवने होती हैं। 90% वर्षा का कारण यही पवने होती है। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? कितने प्रतिशत वर्षा का कारण? 90% वर्षा का कारण यही पवने होती है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक। ये पवने जब धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ती है तो हिमालय से टकराकर उसके लगभग 100 से 150 किलोमीटर के आसपास के एक क्षेत्र में घना घोर वर्षा का कारण बनती है। ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसे लिखना जैसे मैं बताऊंगा तुम्हें। समझ आए? हम केवल दक्षिणी पश्चिमी जो मानसूनी पवने हैं इनके बारे में लिखना। तो ऐसे लिखेंगे, देखो ध्यान से। ग्रीष्म काल में अरब सागर की खाड़ी से कुछ हवाएं चलती हैं जो भारत की उत्तर की तरफ बढ़ती है। समझ में आया बात? भारत में उत्तर की तरफ बढ़ती है। ये पवने आर्द्रता युक्त होती है, अत्यधिक आर्द्रता युक्त होती है और ये पूरे भारत में 90% वर्षा का कारण बनती है। यही पवने पूरे भारत में 90% वर्षा का कारण बनती है। ओके, इतनी बात बता दो, समझ में आई नहीं? इन पवनों को दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने कहते हैं या इन्हें अरब सागर की खाड़ी से उठने वाला मानसून भी कहते हैं। इन्हें अरब सागर की खाड़ी से उठने वाला मानसून भी कहते हैं। केवल पवनों के बारे में पढ़ रहे हैं, भी तमीज से। मानसून के बारे में कैसे प्रक्रिया वो बाद में पढ़ेंगे। इतनी बात बता दो, समझ में आई? लेकिन ये वाला जो मानसून हो ना, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, अरब सागर की खाड़ी से उठने वाला मानसून, पूरे भारत के अंदर सर्वाधिक वर्षा का कारण यही हो। ये बात बता दो, पूरे भारत में कितने प्रकार की पवने पाई जा? अगर मैं तुम्हें एक सवाल दूं, चले ये बता दो, इसका उत्तर बता दो। क्या बताया मैंने? ग्रीष्म काल में। कब? ये ग्रीष्म ऋतु में अरब सागर से कुछ पवने उठती हैं जो आर्द्रता युक्त होती है, अत्यधिक आर्द्रता युक्त होती है, उत्तर भारत की तरफ बढ़ती है और हिमालय से टकराकर लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनती है। समझ में आया बात? बताओ कहानी वर्षा कर पाती? उड़ीसा तट पर, आंध्र तट पर और तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर ये वाला जो मानसून है एक्टिव नहीं हो पाता बिल्कुल भी।
इन पवनों को ही हम उत्तरी दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने कहते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने कहते हैं। कोई दिक्कत? दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने पूरे भारत में लगभग 90% वर्षा का कारण बनती है। लगभग लिखोगे, 90% वर्षा इन्हीं मानसूनी पवनों के कारण होती है। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं है? कोई दिक्कत यहाँ तक? बता दोगे? ठीक है, तू ही बता। ग्रीष्म ऐसे बोल के बताया मैंने, तुम बताओ उसको, देखो कैसे बोलेगी, बताओ बोल के। अरे बैठ कर बताओ। ठीक है, खड़े होकर बताओ, हमको क्या लेना। हाँ बता। अरब सागर की खाड़ी से उठकर भारत के उत्तरी भाग की ओर बढ़ती हैं। हाँ। और वर्षा का पूरे भारत में लगभग 90% वर्षा का कारण बनती है। उन पवनों को दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने कहते हैं। एक और नाम बताया इनका, एक और नाम बताया इन पवनों का। हाँ, इनको ही अरब सागर की खाड़ी से उठने वाला मानसून भी कहते हैं। अंगूरी के पत्ती नहीं कहा मैंने, पवने कहा है। ठीक बैठ अंगूरी ठीक। एक काम करो, वीडियो से लिख लेना सब। एक काम करो, क्वेश्चन लिख लो जिसमें 100 शब्द तुम्हें लिखने होंगे, टिक करने होंगे। क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिखो। मानसूनी हवाएं किसे कहते हैं? भारत में कितने प्रकार की मानसूनी हवाएं पाई जाती है? इनका वर्णन कीजिए। हेडिंग बनाओ अब, भारत में वर्षा। भारत में वर्षा, ये हेडिंग बनानी, भारत में वर्षा। भारत में वर्षा, जैसे मैं लिखवा रहा हूं बस लिखते जाओ ऐसे करके। भारत में वर्षा जैसे बताया जा रहा है, केवल ऐसे पढ़ते चले जाओ। भारत में वर्षा, ये हेडिंग बनानी, भारत में वर्षा। और भारत में वर्षा ना 2 ऋतुओं में होती है। भारत में वर्षा नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर होगी। ठीक, भारत में वर्षा कितनी ऋतुओं में होती है? 2 ऋतुओं में। तो लिखो उसमें भारत में वर्षा 2 ऋतुओं में होती है। भारत में वर्षा 2 ऋतुओं में होती है। नंबर 1 ग्रीष्म ऋतु में वर्षा। भारत में वर्षा 2 ऋतुओं में होती है। नंबर 1 लिखना आपको, क्या? ग्रीष्म ऋतु में वर्षा। और उसके ब्रैकेट में लिखिएगा 1 जून से 15 सितंबर तक। जो ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होगी ना 1 जून से 15 सितंबर तक होगी। नंबर 2 लिखो, नंबर 2 ऐसा करके शीत ऋतु में वर्षा। शीत ऋतु में वर्षा। और उसके ब्रैकेट में लिखिएगा 20 दिसंबर से मार्च तक। 20 दिसंबर से मार्च तक। ठीक, इससे 9th क्लास की एनसीईआरटी का डाटा निकाल रहा हूँ। 9th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। समझ में आया बात? या टोटल ऐसे लिखा हुआ 9th और 6th क्लास की एनसीईआरटी में। समझ में आया बात? या कोई 11th क्लास की एनसीईआरटी में सब सेम ऐसे लिखा हुआ, पढ़ता नहीं बच्चा। देख लो। तो भारत में वर्षा कब कब होगी? एक तो होगी ग्रीष्म ऋतु में वर्षा और शीत ऋतु में वर्षा। ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होगी 1 जून से लेकर 15 सितंबर तक। शीत ऋतु में होगी 20 दिसंबर से लेकर मार्च तक। समझ में आया बात? या अब जो ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होगी, ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होगी सुन लो कब से कब तक होगी। अब मैं हल्का सा इसमें 2-4 लाइन लिखूंगा। अभी मैं पूरा नहीं समझा रहा हूँ, बस इतना बता रहा हूँ ग्रीष्म ऋतु में वर्षा कब से कब तक होगी। तो एक छोटी सी हेडिंग बनाओ प्यारी सी, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा। ग्रीष्म ऋतु में वर्षा, पहली हेडिंग बनाओ ग्रीष्म ऋतु में वर्षा। ग्रीष्म ऋतु में वर्षा, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा। हेडिंग बना ली? क्या हेडिंग बनाई? अब ये बताओ ग्रीष्म ऋतु में वर्षा ये बताओ कब होती है? ग्रीष्म 1 जून से 15 सितंबर। लेकिन भारत में जो ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होगी ना वो केवल ना अरब सागर की जो खाड़ी होगी उससे जो उठने वाला मानसून होगा उसका नाम बताया था अभी, उसका नाम हो दक्षिणी पश्चिमी मानसून। यानी ग्रीष्म ऋतु में वर्षा भारत में केवल दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होती है। लिखो लिखो, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होती है। ग्रीष्म ऋतु में वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होती है, जो 1 जून से प्रारंभ होती है
ठीक, 1 जून से प्रारंभ होती है। ये पवने ठीक है ना, ये अत्यधिक आर्द्रता युक्त पवने, ये अत्यधिक आर्द्रता युक्त पवने, ये अत्यधिक आर्द्रता युक्त पवने, और ब्राइट में लिखना दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने, ये अत्यधिक आर्द्रता युक्त पवने, ब्राइट में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने, ये अत्यधिक आर्द्रता युक्त पवने, ब्राइट में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने। लिख देना यहां तक, आर्द्रता युक्त दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने, लिख दिया। अत्यधिक आर्द्रता युक्त लिख दिया, होती है, होती है। ये बताओ, ये पश्चिमी घाट नहीं है, पश्चिमी घाट का मालाबार तट नहीं है, केरल के अंदर मालाबार तट, तो पश्चिमी घाट का ना 1 जून को ने पश्चिमी घाट पर टकराती है। ये जो पवने होंगे ना, आर्द्रता युक्त अत्यधिक आर्द्रता युक्त पवने होंगी, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने, 1 जून को ये समझ जाओ, ये केरल के मालाबार तट पर टकराती है, केरल के मालाबार तट पर। ये मालाबार तट जहां नौका चलाते हैं डंडा से उठाएगा, उसे बोल लो मालाबार तट। समझ में आई बात? या जहाँ ओणम त्योहार हो, यहाँ का ओणम देखा, ओणम त्योहार यहाँ का कला संस्कृति में पढ़ाऊंगा, तो यहाँ समझ लो कि यहाँ ना जो केरल का मालाबार तट पश्चिमी घाट से टकरागा, ये वाला मानसून पश्चिमी घाट से टकरागा, यहाँ पर्वत है ना, गुजरात से लेके यहाँ तक केरल तक पर्वत फैला हुआ, ये टकरागा, और टकराने के बाद केरल के मालाबार तट में 1 जून को वर्षा करेगा, और धीरे 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 लगभग 20 जुलाई तक, 21 जुलाई तक या 20 जुलाई तक पूरे उत्तर भारत में वर्षा कर देगा। ऐसा समझ में 22 जुलाई को लगभग दिल्ली के आसपास वर्षा हो जाएगी। ये दिल्ली है ना, दिल्ली के आसपास 22 जुलाई को घना घोर वर्षा के आसपास हो जाएगी, और दिल्ली तो मेन सेंट्रल रीजन तो वही है, दिल्ली तो सेंटर ही साहब का। ऐसा समझ में, तो यूँ समझ जाओ लगभग 20 जुलाई तक या 21 जुलाई तक, 21 जुलाई तक लगभग पूरे संपूर्ण भारत में वर्षा कर देता है ये वाला मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। 90% वर्षा का कारण यही मानसून है। समझ में आया बात? है अभी मैं से पुरानी पढ़ा रहा हूँ नहीं, धीरे धीरे करके परत दर परत खोल रहा हूँ, बहुत जटिल चीज है जलवायु। समझ में? मेरे साथ साथ चलोगे तो मार नहीं खाने के। समझ में आया बात है? उत्तर भी लिख दोगे जितने पर्सन में, जो पर्सन जहाँ तक बनने वाले है ना, साथ साथ दे रहा हूँ मैं, साथ साथ लिखना सबका उत्तर, घर जाकर कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से लिख दोगे, समझ में आएगा, दूसरों को भी समझा दोगे। समझ में आया बात? या तो बताओ, जो ग्रीष्म अभी क्या लिखवाया मैंने तुम्हें, ये पवने 1 जून को केरल, 1 जून को पश्चिमी घाट से टकराकर, 1 जून को पश्चिमी घाट से टकराकर केरल के मालाबार तट पर वर्षा प्रारंभ करती है। पश्चिमी घाट से टकराकर केरल के मालाबार तट पर वर्षा करती है। केरल के मालाबार तट पर वर्षा करती है। करती है नहीं करती है? करती है। चलिए, केरल के मालाबार तट पर वर्षा करती है, और लगभग 20 जुलाई तक, 21 जुलाई तक, लगभग 20-21 जुलाई तक, लगभग 20-21 जुलाई तक ये संपूर्ण उप भारत, ये पूरे भारत उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में, और लगभग 20-21 जुलाई तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनती है। संपूर्ण पूरे महाद्वीप में वर्षा का कारण बनती है, पूरे उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनती है, और लगभग 22 जुलाई के आसपास भारत की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भी वर्षा होती है। भारत की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भी वर्षा होती है। ठीक, क्या प्रॉब्लम है आपको? कुछ दिक्कत है? क्या लिखा? दिल्ली में वर्षा का कारण बनती है, लिख दिया ना, या होती है। अब देखो, अभी तो हमने समझा कि भारत में वर्षा, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है, ये हमने समझ लिया। अभी
अब हम समझेंगे शीत ऋतु में वर्षा। और शीत ऋतु में वर्षा देखो कहाँ कहाँ कब कब होती है। ए बार बार ओवरलैपिंग करेगा, वो जो पहले ही लिखा दोबारा फिर आने वाला हो। देख लो शीत ऋतु में वर्षा कहाँ कहाँ होती है। शीत ऋतु मतलब सर्दियों के मौसम में वर्षा कहाँ कहाँ होगी। अब थोड़ा तमीज से समझाऊंगा, ध्यान से समझना। शीत ऋतु में वर्षा, शीत ऋतु में वर्षा, शीत ऋतु में वर्षा एक तो होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ये पश्चिमी विक्षोभ जो भूमध्य सागर है ना, भूमध्य सागर का जो जल है ना वो वाष्पीकृत होने लगता है सर्दियों के मौसम में। ऐसे बोलना, वाष्पीकरण होगा इसका, और जैसे इसका वाष्पीकरण होगा पानी वाष्प बनकर ऐसे चलना स्टार्ट कर देगा। ऐसा पश्चिमी जेठ धारा के नाम से जानते हैं। धरती से ना लगभग 6 से लेकर 12 किलोमीटर की ऊपर की ऊंचाई पर ये पानी चल ये पवनें चलने लगती है, जिन्हें हम पश्चिमी जेठ धारा के नाम से जानते हैं। ये पश्चिमी जेठ धारा ना जब यूरोप के अंदर उसके एशिया के अंदर काला सागर, एशिया के अंदर काला सागर, एशिया के अंदर ही तो काला सागर और जो कैस्पियन सागर उससे गुजरता तो वहां से नमी चुरा लेता, और नमी चुराने के बाद और जब यहाँ पहुंचता ना, यहाँ हिंदकुश पर्वत से हिमालय पर्वत से टकराकर एक शाखा उत्तर की तरफ चली जाती है जिसे पूर्वी जेठ धारा के नाम से जानते हैं। एक शाखा जो भारत के अंदर प्रवेश कर जाती है जिसे हम दक्षिणी जेठ धारा के नाम से जानते हैं। चूंकि उत्तरी पूर्वी जेठ धारा ना भारत के अंदर अपना प्रभाव नहीं दिखा पाती, उसका प्रभाव सीधा चाइना में पड़ता। समझ में आई बात। या जो दक्षिणी धारा थी, जो पश्चिमी जेठ धारा थी ना, पश्चिमी जेठ धारा थी, उसकी एक शाखा दक्षिणी जेठ धारा के नाम से जानी जाती है जो भारत के अंदर अपना प्रभाव दिखाती है, जिसे हम पश्चिमी विक्षोभ के नाम से भी जानते हैं। इस धारा को पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जानती हैं। लगभग पूरे भारत के अंदर, कभी कभी ये पूरे भारत के अंदर ना बिहार के पूर्वी बिहार तक अपना असर दिखाती है और वहां तक भी वर्षा करती है। समझ में आया बात है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ती है तो इसके अंदर ना आर्द्रता कम होने लगती है, इसके अंदर नमी कम होने लगती है। ये तो पश्चिमी विक्षोभ था, हल्का सा हिंट दिया, लेकिन सर्दियों में होता सब ये। समझ में आया बात है। ये केवल सर्दियों में ही होगा, गर्मी में नहीं होने का। तो गर्मी में क्यों नहीं होने का ये समझेंगे हम, गर्मी में क्यों नहीं होने का ये भी समझेंगे, गर्मी में क्यों नहीं होता ऐसा। उसके बाद हम समझेंगे उत्तरी पूर्वी मानसून, ये भी पढ़ा हमने, उत्तरी पूर्वी मानसून। आए समझो, दोबारा फिर लिखने का मौका मिलेगा। क्यों पेपर में ऐसा सवाल पूछा जा सकता है, शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि को समझाइए, फिर क्या करोगे वहाँ। आज शीत ऋतु में भारत के अंदर 2 जगह वर्षा होगी, एक तो उत्तर भारत में, हाँ जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में। अब तो लद्दाख भी बोल लोगे, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। आज समझ में लगभग इन क्षेत्रों में वर्षा होगी। समझ में आया शीत ऋतु में। और शीत ऋतु में तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा होगी। शीत ऋतु में जो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा होगी उसका कारण क्या होगा, उत्तरी पूर्वी मानसून होगा। आए समझ में। जो उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर भारत के मैदान में अगर वर्षा होगी तो इसका कारण पश्चिमी विक्षोभ होगा। पश्चिमी विक्षोभ, ये इस दक्षिणी जेठ धारा को हम पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जानते हैं, और इसे भी तमीज से समझना। तो बताओ शीत ऋतु के अंदर भारत के अंदर कितने प्रकार की क्रिया हो, कितने प्रकार से वर्षा हो। 2 प्रकार से, 2 प्रकार के मानसून एक्टिव होंगे। एक तो होगा हमारा पश्चिमी विक्षोभ, और इसे हम पश्चिमी विक्षोभ बोल लेंगे, इसे पश्चिमी विक्षोभ बोल लेंगे। समझ में आई बात है। और दूसरा उत्तरी पूर्वी मानसून। तो बताओ भारत के अंदर शीत ऋतु में किन 2 मानसून के कारण वर्षा हो। नंबर फर्स्ट एक तो पश्चिमी विक्षोभ, और दूसरे नंबर पर हमारा उत्तरी पूर्वी मानसून। अब तुम्हारा लिखने का नंबर आने वाला, पहले यूं बता दो तुमने ये ग्रीष्म ऋतु में वर्षा इसके बारे में लिख लिया, यहाँ तक लिख लिया। अब हम लिखने वाले, हेडिंग बनाने वाले शीत ऋतु में वर्षा। हेडिंग बनाओ शीत ऋतु में वर्षा। शीत ऋतु में वर्षा। ठीक। और इसमें ना शीत ऋतु में वर्षा, हेडिंग इसमें लिखो, एक लाइन इसमें लिखो शीत ऋतु में वर्षा के, शीत ऋतु में वर्षा 20 सितंबर से प्रारंभ होकर मार्च तक चलती है। मार्च तक शीत ऋतु में वर्षा 20 दिसंबर से प्रारंभ होकर मार्च तक चलती है। कहीं में जवान तो नहीं हो रहा, दोबारा लिख दिया यहाँ तक, कोई दिक्कत। यस, मार्च तक चलती है, कोई प्रॉब्लम। तो मार्च तक चलती है। चलो अब ये बताओ शीत ऋतु में वर्षा कितने मानसून के कारण होते हैं। 2, एक तो पश्चिमी विक्षोभ वाला मानसून हुआ, एक हुआ उत्तरी पूर्वी मानसून। लिखो शीत ऋतु में वर्षा के 2 कारण हैं। शीत ऋतु में वर्षा के 2 कारण हैं। शीत ऋतु में वर्षा के 2 कारण हैं। नंबर 1 पश्चिमी विक्षोभ, नंबर 2 उत्तरी पूर्वी मानसून। नंबर 1 पश्चिमी विक्षोभ, नंबर 2 उत्तरी पूर्वी मानसून।
ठीक। नंबर 1 क्या लिखा, पश्चिमी विक्षोभ। नंबर 2 उत्तरी पूर्वी मानसून। तो पहले हम पश्चिमी विक्षोभ को तमीज से समझते हैं, ठीक। पश्चिमी विक्षोभ को तमीज से समझते हैं, फिर उत्तरी पूर्वी मानसून को तमीज से समझते हैं, फिर समझेंगे कि असली क्रियाविधि है क्या, हो क्या रहा, वास्तव में रूल क्या है, कहाँ से आ रही, क्यों आ रही इधर से, ये समझ में आई बात है। फिर डिटेल्स पेपर में कैसा सवाल पूछेगा उसका मेंस में साथ साथ लगा लिखवा के चलूंगा और उसका उत्तर भी साथ साथ बता के चलूंगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, बात समझ में आ रही, ठीक। चले, तो अभी तुम्हें हेडिंग बनानी होगी पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ। अभी तो मैं पहले समझाऊंगा पश्चिमी विक्षोभ के बारे में लिखना क्या है, समझ में ये बात है। पश्चिमी विक्षोभ के बारे में लिखना क्या है और फिर मैं तुमसे सुनूंगा, समझ में ये बात है। मैं यहाँ नहीं लिखवाऊंगा, वीडियो से लिखोगे, वीडियो देखोगी तो वीडियो से लिखोगे, नहीं लिखवाऊंगा, सुनूंगा सीधा। ध्यान से सुन लेना अच्छे तरीके से, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। पश्चिमी विक्षोभ, ये पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिणी जेठ धारा को पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। नाम लिख रहा हूँ उसके ब्रैकेट में, इसका नाम है पश्चिमी विक्षोभ। और जो मैं भाषा बोलकर बताऊंगा ना, उसी भाषा का परिवर्तन करना होगा तुम, समझ बात है। यानी मेरी भाषा का परिवर्तन करने का मतलब वही बात मुझे नोट बतानी होगी, रिफ्लेक्शन करना होगा उसका। पश्चिमी विक्षोभ हूबहू चाहिए मुझे। चले देखो, अब मैं हेडिंग बनाऊंगा पश्चिमी विक्षोभ, उसके अंदर ये बातें लिखूंगा। पश्चिमी विक्षोभ कोई एक प्रकार का मानसून नहीं है, पश्चिमी विक्षोभ एक प्रकार का कोई भारतीय मानसून नहीं है। तो ये लाइन लिखनी ऐसे बतानी कि एक प्रकार का कोई मानसून नहीं है, ठीक। कोई दिक्कत थोड़ा ही है, समझ में आया। पश्चिमी विक्षोभ कोई एक प्रकार का मानसून नहीं है, पश्चिमी विक्षोभ एक प्रकार का शीतोष्ण चक्रवात है। पश्चिमी विक्षोभ एक प्रकार का शीतोष्ण चक्रवात है, जिसका जन्म भूमध्य सागर में, यूरोप के दक्षिण में भूमध्य सागर में होता है। एक साथ बोल कैसे देते हो, क्या क्या कला है। बच्चों पर रहम खाओ। यूरोप के दक्षिण में भूमध्य सागर में होता है। पश्चिमी विक्षोभ कोई एक प्रकार का भारतीय मानसून नहीं है, समझ में आया। इसका जन्म, यह एक प्रकार का शीतोष्ण चक्रवात है, शीतोष्ण चक्रवात है, जिसका जन्म यूरोप के दक्षिण में भूमध्य सागर में होता है। ओके, यह चक्रवात जब धीरे धीरे इराक, ईरान और, चलो इतना बोलता है, जब यह सुन लो, यह चक्रवात जब भारत की तरफ बढ़ता है तो यह काला सागर और कैस्पियन सागर से नमी चुरा लेता है। ये इसे पश्चिमी जेठ धारा के नाम से भी जानते हैं। यह कैस्पियन सागर, काला सागर से नमी चुरा लेता है, इसे पश्चिमी जेठ धारा के नाम से भी जानते हैं। ये ठंडी ठंडी हवाएं 6 से लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षोभ मंडल के पास 300 से 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। ज्यादा होगा, चलो मैं अपनी स्पीड कम करता हूँ दोबारा। चलो भाई वापस आते ठीक। पश्चिमी विक्षोभ कोई चक्रवात नहीं है, पश्चिमी विक्षोभ कोई भारतीय मानसून नहीं है। तो नहीं बोल रही, बैटरी डाउन हो जाएगी। पश्चिमी विक्षोभ कोई भारतीय मानसून नहीं है, यह एक प्रकार का शीतोष्ण चक्रवात है, जिसका जन्म यूरोप के दक्षिण में भूमध्य सागर में होता है। यह शीतोष्ण चक्रवात जब भारत की तरफ बढ़ता है तो यह काला सागर तथा कैस्पियन सागर से नमी चुरा लेता है और इसे पश्चिमी जेठ धारा के नाम से भी जानते हैं। देवर धारा नहीं है, जेठ धारा, ठीक। याद रही बात है, क्यों कन्फ्यूज कर रहे, बड़ी मुश्किल तो जेठ याद हुआ, या देवर घुसा दो। पश्चिमी जेठ धारा के नाम से जानते हैं। ओके, ये पश्चिमी जेठ धाराएं धरातल से क्षोभ मंडल के पास, धरातल से 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर, धरातल से 6 से 12, एनसीईआरटी में 9 किलोमीटर लिखा हुआ, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक। 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षोभ मंडल के पास 300 से 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली मानसूनी हवाएं हैं। इतना तो लिख दोगे। चलो 300-400 वाला फैक्ट काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करने से क्या अपने उत्तर के अंदर ना प्रमाणिकता आती है।
एक्चुअली जो उत्तराखंड पीसीएस है ना, उसमें डायरेक्ट सवाल पूछा हुआ पश्चिमी विक्षोभ क्या है, उसकी क्रियाविधि को समझाइए। डायरेक्ट सवाल पूछा हुआ, जो मैं बोल के बता रहा हूँ, आए समझ में? तो फिर कंटेंट कहाँ से लाओगे, इतना बताना पड़ता है। समझ में आया बात है? ये पश्चिमी जेठ धारा जब भारत के हिमालय पर्वत से टकराती है तो इसकी एक शाखा उत्तर की ओर चली जाती है, जो भारत में अपना प्रभाव नहीं दिखा पाती है, यह चाइना में अपना प्रभाव दिखाती है, उनका विनाश कर देती है। मत लिखना ऐसा, मत लिखना समझने की बात है, ठीक। जो चाइना में वर्षा का कारण बनती है, हमें इससे मतलब नहीं है, हम तो अपने एक धारा पश्चिमी जेठ धारा की, जो दक्षिणी धारा जो भारत के पश्चिम भारत, ये भारत नहीं है, भारत का पश्चिम भाग नहीं है, पश्चिम भारत की तरफ मुड़ती है, उसे दक्षिणी जेठ धारा या पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जानते हैं। इसका प्रभाव पश्चिमी उत्तर भारत नहीं है, पश्चिमी उत्तर भारत, पश्चिमी उत्तर भारत तो ऐसे बोलते हैं, पश्चिमी उत्तर भारत में अपना अधिक प्रभाव दिखाती है। याद रहेगी बात यार। ये दक्षिणी जेठ धारा जब जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में हिमपात के रूप में देखी जाती है, हिमपात के रूप में, जो सेब की खेती के लिए उपयुक्त होती है। कभी कभी दक्षिणी जेठ धारा जिसे पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जानते हैं, पूरे उत्तर भारत के मैदान में भी वर्षा का कारण बनती है, जो रबी की फसल अर्थात गेहूं की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। बाउंसर समझ में आ गया, बोल नहीं पा रहे है समझ में, कोई बात। अभी मैं इसके अंदर कंटेंट घुसा है नहीं, इसलिए कह रहा था, मैंने कहा बहुत जटिल चैप्टर है, समझ में सब आगा, टिक तो मार दोगे। जो लिखने खेल किसका, सारा लिखने का मेंस है ना, आया समझ में, वो मेंस वही है, बस जड़ वही दर्द करता है सिर में तुम्हारे। इतना आसान नहीं है लिखना, समझ नहीं बात है। अगर इतना आसानी होता ना लिखना तो दर दर मत आई देता, दर दर मत दर दर मत, समझ में आई बात यार, दर दर मत आई से निकलता। चलो, पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जानते हैं। पश्चिमी विक्षोभ जब उत्तर भारत के मैदान में अपना असर दिखाता है तो यह रबी की फसल, रबी अर्थात ब्रैकेट में लिख देंगे जैसे गेहूं की फसल के लिए उपयुक्त माना जाता है। बस जी करें। यह पश्चिमी विक्षोभ जब धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता है तो बिहार तक पहुंचते पहुंचते यह अत्यधिक कमजोर हो जाता है और इतना प्रभाव नहीं दिखा पाता है, अर्थात इसका प्रभाव पूर्वी उत्तर भारत में बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। तो क्यों लिखना, अगर बढ़ाना हो तो बढ़ा सको इस तरह, वहां तो लिखने की जरूरत नहीं है। अगर कंटेंट की कमी पड़ रही हो खींच लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा समझो। अब जब पता लग रहा है मेरे पास कमी पड़ रही कंटेंट की, पश्चिमी विक्षोभ पर लिखना होगा, 250 शब्द पूछ रहा, तो इसका प्रभाव दक्षिण भारत में किसी भी राज्य पर नहीं पड़ता है, 2 लाइन हिंदी पड़ेगी, तो बढ़ाना सीखना पड़ेगा। समझ में आए बात यार, तो पढ़ता नहीं, बात भी सही है, समझ में आए बात यार। इतनी बात बताओ समझ में। और मुझे क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि ये कमजोर हो जाता है, ये बात सही है। जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है ना, ये होगा कुपोषण का शिकार। समझ नहीं बात है, किसका, बेचारा कमजोर हो जाए वहां तक पहुंचता। समझ में आया बात है। रस्तु दिक्कत है, कुछ दिक्कत है तो घर चलिए, आराम से वीडियो देखे पड़ेगा। लास्ट बार बता रहा हूँ, पूरा सुनूंगा पश्चिमी विक्षोभ के बारे में। पेपर में तो जो पीसीएस है ना, उत्तराखंड पीसीएस है, उसमें डायरेक्ट सवाल पूछा हो पश्चिमी विक्षोभ कितना इंपॉर्टेंट मानता। एक लाइन और जोड़ूंगा इस बार, समझ में एक बात। चलो वहां तो चित्र देख कर चलो ना, क्यों चक्कर में पड़ना। तो पश्चिमी विक्षोभ एक प्रकार का कोई भारतीय मानसून नहीं है, भारतीय मानसून नहीं है। इसका जन्म, पश्चिमी विक्षोभ एक प्रकार का शीतोष्ण चक्रवात है। इसका जन्म यूरोप के दक्षिणी देशों के भूमध्य सागर में होता है। यह शीतोष्ण चक्रवात जब धीरे धीरे भारत की तरफ बढ़ता है तो उससे पहले यह काला सागर तथा कैस्पियन सागर से चुरा लेता है नमी, ठीक, चुरा लेता है नमी चुरा लेता है। इसे पश्चिमी जेठ धारा के नाम से भी जानते हैं। ये पश्चिमी जेठ धारा धरातल से 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षोभ मंडल के पास 300 से 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भारत की तरफ बढ़ती है और हिमालय पर्वत से टकराकर एक शाखा उत्तर की तरफ मुड़ जाती है, जिसे पूर्वी जेठ धारा कहते हैं, जिसका प्रभाव चाइना में अधिक पड़ता है। यह पूर्वी जेठ धारा भारत में अपना प्रभाव नहीं दिखा पाती है। इसकी एक धारा दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है, जिसे पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जानते हैं। दक्षिणी जेठ धारा या पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जानते हैं। यह पश्चिमी विक्षोभ या दक्षिणी जेठ धारा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के उत्तर वाले भागों में लगभग हिमपात के रूप में वर्षा करती है। हिमपात
हिमपात के रूप में वर्षा करती है। अर्थात हिमालय का ऊपरी भाग हिमाच्छादित रहता है, जो सेब की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। लेकिन यही पश्चिमी विक्षोभ या दक्षिणी जेठ धारा जब उत्तर भारत के मैदान में आगे की ओर बढ़ती है तो यह धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। इसका असर कभी कभी हरियाणा, पंजाब, दिल्ली तथा यूपी के कुछ क्षेत्रों में दिखाई पड़ता है, लेकिन यह बिहार तक पहुंचते पहुंचते अत्यधिक कमजोर होने लगता है। हाँ, कमजोर होने लगता है। बस एक बार सिक्का कहीं छीने से घुसाने जबरदस्ती फालतू की, कमजोर होने लगता है। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं है? कमजोर होने लगता है। लेकिन दक्षिणी जेठ धारा या पश्चिमी विक्षोभ रबी की फसल के लिए उपयुक्त माना जाता है। इतनी बात बता दो, समझ में आई नहीं? कोई प्रॉब्लम? डन? कोई दिक्कत? एक बात और सुनो, चलो अभी बताता नहीं, इतना नहीं बताता, क्योंकि कैरिंग करने की भी कैपेसिटी हो। क्या तो दिमाग को चाहिए प्रैक्टिस, क्योंकि जब मैं 2 या 3 बार बोल के बताया तो तुम्हारे दिमाग में बैठा, एक बार के में पकड़ना इतना आसान नहीं है, ठीक। और यहाँ खड़ा होगा तो पढ़ समझाना, वो तो एक बहुत बड़ा कलाकारी हो कि किस तरह दिमाग को, कि ग्रामीण बच्चे की पृष्ठभूमि के बच्चों को शहरी क्षेत्र का बनाना बहुत बड़ी कलाकारी हो। ऐसे लिखना पड़ा ना, फिर समझ में आई बात ये। तो ये कलाकारी एक कलाकार के पास ही हो। समझ, मैंने खेल दिखाया, बढ़िया खेल दिखाया ना, तो अट्टा लेगा, चलो कर दो। इतनी बात बताओ, समझ आई? नहीं, अभी तो सुनूंगा पश्चिमी विक्षोभ के बारे में। अब तुम्हारा नंबर आ ले, चलो सुनाओ, सुनो। हम लिखेंगे पश्चिमी विक्षोभ के बारे में ना, पश्चिमी हेडिंग बनाएंगे सबसे पहले पश्चिमी विक्षोभ, और ऊपर का ना कर्क रेखा का उत्तर भाग इतना मैप बना लेंगे, इतना में हमारा काम चल जाएगा। अच्छा, इतना वाला मैप बना लेंगे, ठीक। गजब कर देंगे। कि पश्चिमी विक्षोभ यह कोई भारतीय मानसून नहीं है, बल्कि यह एक शीतोष्ण चक्रवात है। इसका जन्म यूरोप के दक्षिण में स्थित भूमध्य सागर से होता है। जब यह भारत की कम शब्दों में कैसे कंटेंट बनाना, जो तुम लिख दोगे वो भी सही है ऐसे में, लेकिन कलाकारी हो, प्रैक्टिस करने का खेल है सारा। इसी बात को एक तो तरीका होगा, ये कोई चक्रवात, ये कोई एक प्रकार का मानसून नहीं है। पश्चिमी विक्षोभ एक प्रकार का मानसून नहीं है, ध्यान तो सुन लेना। पश्चिमी विक्षोभ एक प्रकार का मानसून नहीं है, यह एक शीतोष्ण चक्रवात है, ठीक। शीतोष्ण चक्रवात है। देखो अभी मैं पहले सुनना मेरा पूरा, पहले मैं पूरा सुन तो ले भी। यह शीतोष्ण चक्रवात है, पहले मैं वही बोल के बताऊंगा जो मैं पहले बोल रहा था। यह शीतोष्ण चक्रवात है जो यूरोप के दक्षिण में भूमध्य सागर से उठता है, ठीक, और भारत की तरफ बढ़ता है आया समझ में, जिसे पश्चिमी जेठ धारा के नाम से जानते हैं। यह काला सागर से नमी चुराता है, यह काला सागर तथा कैस्पियन सागर से नमी चुराता है, हिमालय पर्वत से टकराता है, उत्तर की धारा एक मुड़ जाती है, नीचे की ओर मुड़ जाती है, दक्षिणी जेठ धारा के नाम से जानते हैं। ये कॉकस से नहीं है, ये यूपीएससी की लैंग्वेज है, ऐसा समझ में, ठीक। बीच में जो जाट रहा था सब गायब हो चुकता है, ऐसे समझ में। ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं। अगर मुझे पश्चिमी विक्षोभ के बारे में लिखने को कहा जाना तो प्रभावी लैंग्वेज से कैसे कहते हैं, एक सुबह सुन लो, एक असली लेखक की है पहचान हो। एक तो जो पाठक हो उसे आभास न हो कि जबरदस्ती ठूसा गया। जो पाठक हो, तुम्हारा उत्तर पढ़ रहा होगा तो बोलेंगे पाठक, आया समझ में। पाठक को यह एहसास नहीं होना चाहिए कि लेखक ना कहाँ मिस्टेक करे, समझ में बात। लेखक को इतनी प्रभावशील भाषा का उपयोग करना चाहिए कि दोनों बह जबस पढ़ते हुए, जैसे देखो हेडिंग बनाऊंगा पश्चिमी विक्षोभ, हेडिंग बनाई, ध्यान से सुन लेना। यूरोप के दक्षिण में भूमध्य सागर से एक शीतोष्ण चक्रवात जब भारत के उत्तर की तरफ बढ़ता है, तो कैस्पियन सागर तथा काला सागर से नमी चुरा लेता है। ये एक जगह आया है, आया समझ में, चुरा लेता है, समझ में आया बात है, नमी चुरा लेता है। और यह सुन लेने लगा, यह 6 से यह धरातल से 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलने वाली धाराएं हैं जो हिमालय पर्वत, सुन लो, जो हिमालय पर्वत से टकराकर 2 धाराओं के रूप में बढ़ जाती हैं। जितना लगाओ सुन लो, 2 धाराओं के रूप में बढ़ जाती है। एक धारा उत्तर की ओर जिसे पूर्वी जेठ धारा, तथा एक धारा दक्षिण की ओर जिसे दक्षिणी जेठ धारा।
पूर्वी जेठ धारा कोमा लगाकर पूर्वी जेठ धारा भारत में अपना प्रभाव कम तथा दक्षिणी जेठ धारा भारत में अपना प्रभाव अधिक दिखाती है। समझ में आई बात यार? तो क्या है इसका ये तुम्हें सिखा रहा हूं कैसे कंटेंट डेवलप होगा, इस तरह माइंड अपना क्रिएट करना। समझ में आया बात यार? उसके बाद तो कम शब्दों में अपनी बात को समेटना ऐसे कलाकारी कहते हैं। तो ये थोड़ा ये गाय का इसके 4 पैर होते हैं, इसके 2 कान होते हैं, 2 आंखें होती हैं, इसका एक हुड होता है, हुड। ये पढ़ रहे समझ में आया बात है? दक्षिणी जेठ धारा ध्यान तो दक्षिणी जेठ धारा पश्चिमोत्तर भारत में अपना प्रभाव जमकर दिखाती, जमकर हाँ प्रभावी वर्ड का यूज करना चाहिए। समझ में बात है? दिखाती है। यह दक्षिणी जेठ धारा जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ती है तो इसके अंदर नमी की मात्रा कम होने लगती है। ऐसे समझ में, जहां लगाना पड़ेगा तो लगाना ही पड़ेगा, तो खुद ही पता लग जाएगा। और जहां जबरदस्ती नहीं है हम भी हे ठोकरे लाके। समझ में आई बात है? तो इसका ये मतलब पता क्या, इसका क्या मतलब होगा? इसका ये मतलब होगा आंसर राइटिंग एकदम नहीं आती, आते 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 आती है। कैसे आती है? आते 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 आती है। जैसे तुमने सीख लिया एक ही कलाकारी पकड़ ली ना आज कि कम शब्दों, और यही चाहिए सर, यही तो चाहिए सर। इतनी बड़ी बात को कैसे कम शब्दों में समझाया जाए, यही तो कलाकारी। बात पूरी होनी चाहिए। ऐसे बच तो मैं लिखूंगा ऐसे लिखूंगा। तो एक जो लेखक हो ना वो आभास नहीं होने देता और कम शब्दों में सारी बात भी रोकी उसने। और यही बात मैंने 12th क्लास में समझाई, तुम्हें लिखते लिखते कई बार समझ यही बात है कि कम शब्दों में कि कैसे लिखा जा, ऐसे लिखा जा कम शब्दों में और बात पूरी होनी चाहिए। शब्द कम लग रहे और बात पूरी होनी चाहिए। और यूपीएससी क्या चाहिए? शब्द कम हो और बात पूरी हो, नॉलेज ज़्यादा हो। तो यही तो चाहिए सर, शब्द कम हो लेकिन नॉलेज ज़्यादा हो, उसकी तलाश हो सर। इसलिए यूपीएससी क्वालिफाई कर जाओ कुछ लोग, और कुछ लोग वहीं रह जा। जो गाय का ऐसे लिखेगा ना वहीं कहीं धरा रह जाएगा। समझ में आता? तो गाय का ऐसे नहीं लिखना। समझ में आई बात है? ठीक क्या है? उसके बाद ये पश्चिमी विक्षोभ होगा। इतना बताओ पश्चिमी विक्षोभ समझ में आया नहीं आया? तो पश्चिमी विक्षोभ के बारे में समझ में आया? तो पश्चिमी विक्षोभ अगले वाले नंबर आ गया मामा जी का। चलो देखो उत्तरी पूर्वी मानसून, पहले मैंने उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवने पढ़ाई थी। ये उत्तरी पूर्वी मानसून वो पवने, लेकिन अंतर कुछ नहीं है। उत्तरी पूर्वी मानसून में हम क्या लिखेंगे सुन लो। उत्तरी पूर्वी मानसून, जो उत्तरी पूर्वी मानसून है ना यही लिखेंगे। उत्तरी जो पूर्वी मानसून होगा वो ना हिमालय से टकराकर केवल हिमालय के उत्तर में वर्षा कर देता होगा। उसके बाद ये भारतीय उपमहाद्वीप पर इतना असर नहीं दिखाता होगा। उसके बाद ये ना जब पूर्वोत्तर के राज्यों के ऊपर से बंगाली खाड़ी से गुजरता है तो यहाँ टकराने के बाद ना इस क्षेत्र में तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा कर देता। ये बात याद रहेगी। इतनी ही बात इसमें लिखनी है उत्तरी पूर्वी मानसून में। और उत्तरी पूर्वी मानसून केवल शीत ऋतु में वर्षा करेगा ना, केवल शीत ऋतु में वर्षा करेगा। ये बात बताओ समझ में नहीं? वही बात मैं तुम्हें पहले समझा चुका वीडियो में सब। हम कह रहे कि जो उत्तरी पूर्वी मानसून है ना वो ना रूस के पूर्वी साइबेरियन क्षेत्र से आता होगा। उसके बाद वो मानसून ना ये मानसून हिमालय के जो पूर्वी भाग होगा, हिमालय का जो उत्तर का भाग होगा, हिमालय के उत्तर के भाग में वर्षा कर देता होगा। और जैसे जैसे ये पवने उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवने जैसे भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ चलती है तो ये समझ जाओ ये ना आर्द्रता रहित होती है, आर्द्रता इनके पास होती नहीं। तो ये ना कि भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा नहीं कर पाती। क्यों? ये केवल शीतलहर के ऊपर दिखाई पड़ती है। और ये जो पवने ना तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर पहुंचती है तो ये वर्षा कर देती है, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा कर देती है। इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई? यही बात या उत्तरी पूर्वी मानसून में लिखनी। समझ में आया बात है? सवाल क्या पूछेगा? अब जब मेंस के बारे में सवाल पूछ लो, पहला सवाल भी पूछेगा पश्चिमी विक्षोभ पर लगता सवाल पूछ सके। पश्चिमी विक्षोभ कहाँ? पश्चिमी विक्षोभ ही हो रहा। पश्चिमी विक्षोभ पर लगता सवाल पूछ सके। अब पश्चिमी विक्षोभ के बारे में एक बात और तुम तो चलो थोड़ा बाद में समझाऊंगा। जब भारत में शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि समझाऊंगा तब समझाऊंगा पश्चिमी विक्षोभ। और इस पर अलग सवाल पूछ सके। इतना पूछ सके भारत में शीत ऋतु में वर्षा की व्याख्या कीजिए। समझ में आई बात? तुम्हें सवाल लिखवा रहा हूँ, सवाल लिखो कैसे सवाल पूछ सके। सवाल लिखो। जब पीसीएस में सवाल पूछेगा, यूपीएससी में सवाल पूछने का था, पीसीएस में पूछेगा। लिखो भारत में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा की व्याख्या कीजिए। ग्रीष्म ऋतु में वर्षा पर टिप्पणी कीजिए। ऐसे लिखो बस, टिप्पणी कीजिए। और 100 वर्ड लिखने, इस पर लिखने 50 वर्ड केवल 80 वर्ड कर लो ना तुम्हारी ना मेरी, 8 लाइन के आसपास। ग्रीष्म ऋतु में वर्षा पर टिप्पणी कीजिए। अगला क्वेश्चन, भारत में शीत ऋतु में वर्षा पर टिप्पणी कीजिए। अगला क्वेश्चन, भारत में शीत ऋतु में
भारत में शीत ऋतु में वर्षा पर टिप्पणी कीजिए। ठीक, 150 वर्ड पूरे, 150 वर्ड, क्योंकि दो मानसून, एक तो पश्चिमी विक्षोभ भी खोलना है, उत्तरी पूर्वी मानसून भी खोलना। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है तक, 150 वर्ड लिखने पूरे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 सुन लो। पश्चिमी विक्षोभ क्या है? क्वेश्चन लिखो, पश्चिमी विक्षोभ क्या है? क्वेश्चन लिखो, पश्चिमी विक्षोभ क्या है? पश्चिमी विक्षोभ क्या है? इसकी व्याख्या, इसकी क्रियाविधि को समझाइए, इसकी क्रियाविधि को समझाइए, इसकी क्रियाविधि को समझाइए, समझाइए। पश्चिमी विक्षोभ क्या है, इसकी क्रियाविधि को समझाइए। पश्चिमी विक्षोभ कैसे एक्टिव होगा सब समझाना इसके बारे में। 100 वर्ड लिखने हैं, 100 वर्ड, 100 वर्ड लिखो, लिख दोगे तो पश्चिमी विक्षोभ होगा। ठीक, लेकिन हम तुम्हें समझाना चाह रहे हैं कि जो भारत है ना, भारत के अंदर शीत ऋतु हो, शीत ऋतु मौसम की क्रियाविधि में तमीज से समझाना चाहता हूँ। तमीज से मतलब पता क्या? तमीज से कैसे आ रही है अपने आप ही चल रही है, कुछ भी हो रहा है, मतलब यार कुछ भी हो रहा है, नीचे तो ऊपर भी जाने पवने, सिर में दर्द फालतू का। मैंने कह दिया तुमने मान लिया, ऐसा समझ में। ठीक, मैंने कह दिया तुमने मान लिया, मैंने कह दिया तुमने मान लिया, ऐसा चल दिया कुछ भी। ये जो पश्चिमी जेठ धाराएं हैं ये सर्दियों में क्यों टकरा रही हैं, ये गर्मियों को दर्द मार जाने का, इसका मतलब हमने समझ ही नहीं पाए, हम रट रहे थे, आया समझ में। और यूपीएससी रटने का खेल नहीं है, किसका खेल? नहीं, रटने का ही खेल है सारा, आगे देखना बात, इसे जितना पड़ा जाए सारा रट ले पहले समझना उसके बाद रटना। ठीक है, तो भारत में शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि समझना चाहते हो? समझना चाहते हो? ठीक तो समझाऊंगा मैं तुम्हें कि कैसे भारत में शीत ऋतु मौसम की क्रियाविधि सुन लो। शीत ऋतु में कैसे मौसम की क्रियाविधि बदलती है, ये तमीज से समझेंगे। ओके, चलो ठीक क्या होगा तो समझना चाहते हो तो हम कल समझेंगे फेरल का नियम। फेरल का नियम, हालांकि पहले चर्चा हो चुका। फेरल का नियम, फेरल का, ऐसे मानसूनी पवनें चलती है, कैसे चलती है पवनें, ऐसा समझ लो। व्यापारिक पवनों के बारे में समझेंगे, वायु दाब पेटियों के बारे में समझेंगे, निम्न दाब का क्षेत्र क्या हो, अधिकतम दाब का क्षेत्र क्या हो। कभी सवाल गलत नहीं होने वाला, जैसे लिखवाया जा रहा, जैसे करवाया जा रहा, साथ साथ चलो। जिंदगी में फिर कहीं तो पढ़ लेना, वहीं तो समझ में आऊँ, इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो पढ़ेगा मुरोखी, इतने सारे सब्जेक्ट, यूपीएससी नहीं है, समंदर समंदर, और हम क्या है, दरिया। हम वो समंदर और हम दरिया, किनारा नहीं है, हम दरिया केवल अभी, और समुद्र में हम कूद रहे, ऐसा समझो। और यूपीएससी कहीं बीच में बैठा उसको खींच कर लेकर आना। दरिया कहते हैं नहर को, जहाँ का नाला मिल जाना, हम नाला है एक प्रकार का, समझे। तो यूपीएससी क्या है, समंदर, और हम क्या है, दरिया, समझे। तो मुलाकात होगी कल 42वें नंबर की वीडियो में। कौन से नंबर की? इतने बना लो, हड़का कुछ बनाना तो।